गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और केमिस्ट्री की सीरीज के अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य। और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना भाई। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं तो आपको लगता है एग्जाम बहुत भारी है, क्योंकि कोई भी टीचर इस टॉपिक को पढ़ाकर नहीं देता है। आप बहुत धैर्य के साथ पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक तभी करें, नहीं तो कमेंट करके बताएं क्या समस्याएं आ रही हैं आपको। तो ध्यान से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर किसी को इस टॉपिक का लाभ मिल सके। तो थैंक यू, आप करना जरूर भाई शेयर वीडियो को। देखते हैं रासायनिक साम्य, सही है। और एक ही टॉपिक में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे भाई, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसे। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है इस बात को देखो अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। मुख्य रूप से अगर हमें बात करनी है तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं हम इसमें, जैसे पहली और दूसरी। आप बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो आपको याद रखना है जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें दो भागों में ही विभाजित कर दिया गया। एक तो अनुत्क्रमणीय और दूसरी उत्क्रमणीय। और दूसरी कौन सी होती है भाई? उत्क्रमणीय। इन्हें इक्विलिब्रियम मतलब ये जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं इन रिवर्सेबल, और इसे कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन और इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो होती क्या है समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं आपको जानना। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो केवल एक दिशा में होती हैं, जो केवल एक दिशा में होती हैं। इस बात का क्या मतलब हो गया भाई? इस बात का यह मतलब हो गया कि जो अभिक्रियाएं केवल अग्र या आगे की दिशा में जाती हैं, अग्र या आगे की दिशा में जाती हैं और वापस लौटकर नहीं आ सकती, उन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पहले मैंने आपको समझाया भी है और एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आप दूध से दही बना सकते हैं भाई, दूध से दही बना सकते हैं। क्या दही से दोबारा दूध बन जाएगा? नहीं बन सकता। यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है? आगे की दिशा में, वापस लौटकर नहीं आ सकती, पश्चिम या पीछे की दिशा में लौटकर वापस नहीं आ सकती। ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और मैक्सिमम रिएक्शन इसी प्रकार की होती हैं। चाहे तो आप उदासीनीकरण की अभिक्रिया देख लो, उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया होती है। जैसे आपने पढ़ा भी है भाई कि HCl की जब अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है तब NaCl और H2O बनता है। यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जब जल बनाता है तो ये उदासीनीकरण। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है हमने। और तीसरी होती है तापीय अपघटन। तो ये प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। तापीय अपघटन कल वाले वीडियो में हमने पढ़ी है। जो KClO3 होता है जब उसे गर्म किया जाता है तो KCl और O2 में ब्रेक होता है भाई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ताप से गर्म करने पर विघटित हो जाती हैं, उन्हें तापीय अपघटन की अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में इन अभिक्रियाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हमें केवल और केवल इक्विलिब्रियम रिएक्शन से मतलब होता है, जो रिवर्सेबल रिएक्शन होती हैं उनसे मतलब होता है। अब इन्हीं को जानते हैं। ये इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं, इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। कैसे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। मतलब जो अभिक्रियाएं आगे की दिशा में भी जा सकती हैं और लौटकर वापस भी आ सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में बताया भी है मैंने कि आप जल को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई? बर्फ में। लेकिन बर्फ को यदि अगर आप गर्म कर दें तो फिर जल बन जाएगा। यानी कि अभिक्रिया आगे की दिशा में भी जा रही है और लौटकर
पीछे की दिशा में भी आ रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और बहुत सारी होती हैं ये, जैसे तापीय वियोजन की अभिक्रिया, तापीय वियोजन की अभिक्रिया, जैसे एक ये है PCl5 को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है भी, सही है। जैसे कुछ संयोग की अभिक्रियाएं होती हैं, एस्टेरीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं, दुर्बल अम्लों के उदासीनीकरण की, ये प्रबल अम्लों के थे, दुर्बल अम्लों के उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना समझ जाएं कि जो अभिक्रिया आगे की दिशा में और पीछे की दिशा में आ सकती हैं उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब इनसे संबंधित एक दो बातें आप समझ लें ध्यान से। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये आगे की दिशा में भी हो रही है और पीछे की, इसी से चलते हैं। देखो तो इसमें दो अभिक्रियाएं छिपी हुई हैं, एक तो PCl5 जो आगे की दिशा में PCl3 और Cl2 में टूट रही है, और दूसरी रिएक्शन इस प्रकार से है, यानी कि PCl3 और Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं PCl5। तो ये पहली रिएक्शन है इसमें और ये दूसरी रिएक्शन है। आप याद रखें जिस रिएक्शन में ये आगे को ये जो चिन्ह होता है हाफ एरो और हाफ एरो अपोजिट साइड में, इसे रिवर्सेबल का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सेबल का साइन कहते हैं। इसमें ऊपर वाला जो साइन है वो अग्र अभिक्रिया को दिखाता है, अग्र अभिक्रिया, और जो पीछे वाला साइन है ये विपरीत अभिक्रिया को दर्शाता है। तो आप इसे ध्यान रखें भाई, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है। और आप जानते हैं एरो से पीछे जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। तो अगर अभिक्रिया के लिए बाएं साइड में रिएक्टेंट होंगे अभिकारक और आगे की साइड में क्या होंगे भाई उत्पाद प्रोडक्ट, लेकिन इसमें बदल जाता है। इसमें एरो के पीछे ये है तो इसमें ये अभिकारक होंगे, यानी कि अभिकारक अब बदल गए, देखो उल्टे हो गए, राइट साइड में चले गए। तो उस पर नहीं जाएं, आप एरो के चिन्ह को देखें, जहां पर एरो का फेस होगा कुछ वो होगा आपका सिर, वहां पर उत्पाद होंगे और पीछे की ओर क्या लिए होंगे अभिकारक। तो ये दो बातें आपको समझ में आ पा रही हैं भाई? आप बहुत ध्यान से समझें इन अभिक्रियाओं को, बहुत डिफिकल्ट चीजें भी आने वाली हैं इसमें, तो इतना क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की और एक बैकवर्ड डायरेक्शन की। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बाएं साइड में अभिकारक होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दाएं साइड में अभिकारक होते हैं। क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका यूज होने वाला है भाई, इतना क्लियर है। अब देखो अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो वो जो होती रहती है तो उसमें एक बीच में ऐसी अवस्था आती है जिसे साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साम्य अवस्था। तो अब हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होती है? तो आप याद रखें उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य की अवस्था को, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य की अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। अब ये साम्य क्या होता है आप ध्यान रखें। पहली बात तो ये अभिक्रिया की एक अवस्था है, कोई विशेष प्रकार की अभिक्रिया नहीं है। प्रत्येक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी ना कभी ऐसी अवस्था जरूर आती है, तो कोई स्पेशल प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है साम्य अवस्था, अपितु अभिक्रिया की एक अवस्था होती है। ये अवस्था होती क्या है आप बहुत ध्यान से समझें। इसकी दो डेफिनेशन है और दोनों की दोनों डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, अभी मैं समझाता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। होती क्या है देखो समझेंगे। जैसे कल या पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाई अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया, तो वो भी रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। जैसे N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3, ये अमोनिया के संश्लेषण, देखो अमोनिया बन रहा है, अमोनिया के संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो होता क्या है भाई, कोई भी अभिक्रिया हो उसकी जो साम्य अवस्था होती है, साम्य की अवस्था या साम्य अवस्था, उसे दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो यह कि जब अग्र अभिक्रिया किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाए, विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए।
सही है। अगर अभिक्रिया लगातार होती रहे और अगर अभिक्रिया की दर अगर विपरीत अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाए तो उसे आप साम्य अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में अभिक्रिया क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। अभिक्रिया की दर पीछे मैंने आपको बता ही रखी है कि 1 सेकंड में अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, कहने का मतलब देखो बेसिक शब्दों में 1 सेकंड में जितना N2 और H2 मिलकर NH3 बनाएंगे वही अभिक्रिया की दर कहलाएगी। क्लियर हो गया भाई? अगर अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो वो अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। 2 अभिक्रिया पड़ी थी अभी इसमें। और दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाएं। कैसी हो जाएं? कांस्टेंट, यानी कि चेंजेबल नहीं रहे, कांस्टेंट हो जाएं और समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो। अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही हैं, अब देखो यहां पर अगर और विपरीत का नाम हमने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि अगर अभिक्रिया लें या विपरीत, दोनों में ही अभिकारक या उत्पाद होंगे तो दोनों की ही बात हो रही है। दोनों में यदि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाएं और समय के साथ बदले नहीं, तब भी उस अवस्था को क्या कहते हैं हम? साम्य की अवस्था। तो आप समझ गए होंगे भाई, ये लाइन पूछी जा चुकी है। अब किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था के कुछ विशेषताएं या कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये आपको याद रखनी है भाई। यहां से आगे की ओर हम बढ़ पाएंगे भाई। तो दो प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होती है, याद रखना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी साम्य अवस्था नहीं होती है। तो साम्य अवस्था के गुण क्या होते हैं? पहला गुण तो यही है कि साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है? बराबर। दूसरा गुण है कि साम्य अवस्था में जब अभिक्रिया होती है तो उसके अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं कैसी होती हैं? स्थिर, कांस्टेंट होती हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। और अगला है रासायनिक साम्य गतिक होता है। कैसा होता है? गतिक, यानी कि डायनेमिक। कैसा होता है? डायनेमिक होता है। तो याद रखेंगे, गतिक या डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? कोई भी साम्य अवस्था में अगर अभिक्रिया है तो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभिक्रिया रुकी हुई है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं। ऐसे लगेगा बिल्कुल साइलेंट विलयन पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर अभिक्रिया होती रहती है। कैसे? कि जितनी मात्रा 1 सेकंड में, मान लो 2 मोल N2 और H2 के 1 सेकंड में किस में बदल गए? NH3 में। तो 2 मोल ही 1 सेकंड में NH3 किस में टूट जाएगी? N2 और H2 में। क्या कोई परिवर्तन हुआ? 1 सेकंड में जितनी मात्रा इसमें बदल गई, एक ही सेकंड में उतनी मात्रा इसकी इसमें। क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है। कब? साम्य अवस्था में। लेकिन आपको लगेगा अभिक्रिया कैसी है? विराम अवस्था में। कैसी है? विराम अवस्था में। लेकिन अभिक्रिया हो रही है समान दरों से दोनों। तो केमिकल, ये जो गतिक होती है इसका मतलब समझ गए। और चौथा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो उसमें अगर आप उत्प्रेरक मिला दें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया अपनी साम्य अवस्था में ही बनी रहेगी। ये वाला पॉइंट उत्प्रेरक में भी पढ़ाया था मैंने आपको, तो याद रखेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित मतलब बहुत जल्दी से स्थापित हो जाती है, लेकिन साम्य अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है वही साम्य अवस्था पर? तो साम्य अवस्था पर जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता अगर बदल दी जाए, अगर सांद्रता बढ़ा दी जाए तब उस पर प्रभाव पड़ता है। ये पहला हो गया भाई। दूसरा, अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन किया जाए तब भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था परिवर्तित हो सकती है। तीसरा, जब अभिक्रिया के दाब में परिवर्तन किया जाए तब भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था प्रभावित हो सकती है। साम्य अवस्था प्रभावित होने का मतलब क्या होता है? आप इस बात को ही समझें, साम्य अवस्था में ना तो अभिक्रिया आगे की दिशा में चल रही और ना ही पीछे की दिशा में, लेकिन समान रूप से चल रही है। अब होता क्या है,
साम्य अवस्था प्रभावित होने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी रिएक्शन या तो आगे को चली जाए या फिर पूरी की पूरी रिएक्शन पीछे को आ जाए, तो साम्य अवस्था प्रभावित हो जाती है। क्योंकि साम्य अवस्था में पूरी अभिक्रिया ना तो आगे की ओर चलती है ना ही पीछे की ओर, दोनों अवस्थाओं में बराबर चलती हैं। तो याद रखेंगे ये तीनों चीजें अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करती हैं। और ये बात हमें समझाई है ला सातेलिए नाम के एक वैज्ञानिक ने, ला सातेलिए नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो इसीलिए इसे कहते हैं ला सातेलिए का नियम, कि आप किस प्रकार से देखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे को जा रही है या पीछे को, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे की ओर जा रही है या पीछे को, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे की ओर जा रही है या फिर पीछे की ओर। इन सारी बातों की व्याख्या किसने की थी? ला सातेलिए ने। इसीलिए इसे कहते हैं ला सातेलिए का नियम। अब प्रभाव बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना भाई। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले अभिकारक का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिकारक की सांद्रता। इसका मतलब है यदि अभिक्रिया में N2 और मिला दी जाए या H2 और मिला दी जाए तो अभिक्रिया किस दिशा में? तो हमेशा याद रखना अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। कहां की ओर? आगे की ओर चली जाएगी। ये लाइन याद रखना। अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में है और आप उसमें क्या मिला रहे हैं? अभिकारक, तो अभिक्रिया सदैव कहां की ओर जाएगी? आगे की ओर। क्लियर है भाई? दूसरा ताप का प्रभाव देखते हैं। देखो ताप का प्रभाव दो तरह से आप देख सकते हैं। टेम्परेचर को आप दो तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ताप का प्रभाव हम देख रहे हैं, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है भाई, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे अभी अमोनिया की अभिक्रिया में आपको बता रहा था N2+3H2 एरो 2NH3, और इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर 400 किलो, सॉरी ये कैलोरी में होगा। तो ये अमोनिया के संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसमें अमोनिया बनता है भाई। तो इस अभिक्रिया में ये जो प्लस का साइन है ये दिखा रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी तो इसी साइड तो जुड़ेगी भाई। तो याद रखना अमोनिया के संश्लेषण की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, जबकि PCl5 के अपघटन की अभिक्रिया PCl3 और Cl2 ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें 15,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 15,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और ये ऊष्माक्षेपी। आप याद रखेंगे जिसमें माइनस का साइन होगा वो ऊष्माशोषी और जिसमें प्लस का साइन होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो होता क्या है आप याद रखो, जिन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं उनका ताप घटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती हैं। अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती हैं, सही है। और जो ऊष्माक्षेपी होती हैं उनका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। तो बस इतना ही याद रख लें, ज्यादा नहीं, फिर डिटेल में चले जाएंगे तो आपके काम की नहीं है भाई वो चीजें। तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे की दिशा में जाती हैं, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का टेम्परेचर घटाने पर आगे की दिशा में। क्यों आगे की दिशा ही क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि हमें उत्पाद ही तो प्राप्त करना है, और उत्पाद क्या है? अमोनिया। अमोनिया कब प्राप्त होगी? जब अभिक्रिया आगे की दिशा में जाएगी। तो हर कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। और तीसरा और अंतिम प्रभाव रह गया, देखो दाब का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है ये भी समझें। तो इसमें अभिक्रिया को तीन प्रकार से हम देखेंगे भाई। अभिक्रिया को तीन प्रकार से हम देखेंगे दाब के प्रभाव में। देखो तीनों में लिख रहा हूं। एक तो बे अभिक्रिया, जैसे H2+I2, ये दोनों मिलकर 2HI बनाते हैं भी, सही है। एक जैसे ये अभिक्रिया है आपकी,
जैसे N2 प्लस 3H2 और 2NH3, और एक ये अभिक्रिया PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2। तीनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? देखो हम अणुओं की संख्या देखेंगे, इसे जानने का तरीका तो अलग है भाई, लेकिन आप ऐसे ही समझें कि इसमें एक हाइड्रोजन, एक आपका आयोडीन, टोटल अभिकारक कितने हैं? अभिकारक के 2 अणु और उत्पाद के भी कितने बने हैं? 2 अणु। अभिकारक और उत्पाद जब समान होंगे तो दाब का उस अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है? आप कितना भी दाब इसका घटा दें, कितना भी दाब बढ़ा लें, अभिक्रिया की साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, अभिक्रिया साम्य अवस्था में ही रहेगी। इसका मतलब ये है भाई। अब अमोनिया में देखते हैं, तो अमोनिया में आप देखेंगे तो एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन के, टोटल कितने अभिकारक हो गए? 4, और उत्पाद केवल कितने हैं? 2। तो आप याद रखना, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया सदैव उस दिशा में जाएगी जहां पर अणुओं की संख्या कम होगी। तो अगर इसका दाब आप इंक्रीज कर दें तो अभिक्रिया किस दिशा में चल पड़ेगी? अग्र दिशा में। और इसमें देखेंगे एक अणु है, इसमें एक और एक Cl का टोटल 2, तो इसमें कहां की ओर है? पीछे की। यानी कि इस अभिक्रिया का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कहां की ओर जाएगी? पश्च यानी कि पीछे की। हमें ये थोड़ी बनाना, ये तो हमने लिया। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं के दाब को घटाने पर अभिक्रिया कहां जाती हैं? आगे की ओर। तो ये शॉर्ट में हमने पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ी है। आप न्यूमेरिकल इसके करके देखना भाई, और सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं से संबंधित एक नियम और है, आप उसे और याद रखना भाई, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। सही है? देखते हैं, आप हेडिंग लिखें, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता क्या है? तो ध्यान से देखें, देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है भाई? 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, एक का गुल्डबर्ग और एक बागे। 2 वैज्ञानिक, उनका नाम था गुल्डबर्ग और बागे। ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1864 में, गुल्डबर्ग और बागे, इन दोनों ने 1864 में उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब साम्य अवस्था में होती है, जब साम्य अवस्था में होती है, तो उससे संबंधित कुछ नियम दिए, एक नियम दिया, और उस नियम को ही कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब इस नियम में क्या बताया? उससे पहले एक शब्द समझो आप, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है भाई? ये समझें, सक्रिय द्रव्यमान मोलर सांद्रता को ही कहते हैं। मोलर सांद्रता या मोलरता, मोलरता आपने पढ़ी थी, इसे मोलर सांद्रता भी लिख सकते हैं, मोलर सांद्रता भी लिख सकते हैं भाई। तो जो आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है उसे मोलर सांद्रता या केवल सांद्रता भी लिख सकते हैं, आप कहकर पुकारते हैं। और इसे आप कैसे डिनोट करते हैं? मान लो ये अभिक्रिया है, ये कोई अभिक्रिया है भाई, सही है, और उसमें ये क्या होगा? अभिकारक। तो ए अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है अभिकारक, अगर बॉक्स ब्रैकेट लगा दिया हमने तो इसका मतलब है अभिकारक एक का सक्रिय द्रव्यमान या अभिकारक एक की मोलर सांद्रता या सांद्रता। याद रखेंगे, बॉक्स ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बॉक्स ब्रैकेट का मतलब उसका सक्रिय द्रव्यमान या फिर मोलर सांद्रता होता है। अब देखते हैं, देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है क्या। तो गुल्डबर्ग और बागे ने यह बताया कि कोई अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या साधारण अभिक्रिया भी है, तो उसमें अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसके अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। उस अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के जो पदार्थ होता है, पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है? अगर इसके स्थान पर कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कह सकते हैं आप ऐसे। ये तो एक पदार्थ है, अगर एक से अधिक पदार्थ हुए, सही है,
तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो इन्होंने बताया एक से अधिक पदार्थ होने पर उन अभिकारी पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल, सांद्रताओं के या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल अभिक्रिया की दर के बराबर होते हैं। यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है भाई, उसके अभिकारी पदार्थ ए और बी हैं के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इन्होंने बताया। क्लियर है? अगर एक से अधिक एक ही प्रकार के पदार्थ हों तो कैसे लिखेंगे? जैसे अब ये है आपका, आप इधर देखें 2A प्लस बी उत्पाद बना रहे हैं ये मिलकर। क्लियर है भाई? तो किस प्रकार से लिखेंगे इसे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके अनुक्रमानुपाती होगी? ए की सांद्रता के और बी की सांद्रता के। तो ये दो बातें तो समझ में आती हैं आपको। तो हुआ क्या, अब इस दो का क्या करेंगे भाई? तो जिस अभिकारक के जितने परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, ए के 2 पर अणु हैं, तो ये इसकी घात पर आ जाएगी, सांद्रता की घात पर। अब तो क्लियर है? जैसे ये है आपके पास 2A प्लस 3B इज इक्वल टू उत्पाद, ये पदार्थ है आपके पास। तो इस पदार्थ में क्या होगा भाई? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की सांद्रता, ए की सांद्रता और इसकी 2 घात आ जाएगी, और बी की सांद्रता कितने हैं? 3, तो 3 घात। तो इस प्रकार से ये लिखने का तरीका होता है। क्लियर है? अब तो आप समझ गए होंगे भाई कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसकी सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है? अब यहीं से दो चीज और निकल कर आती हैं कि वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? तो देखो एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, उससे ही हम पता लगाते हैं भाई। सही है? जैसे देखेंगे एक अभिक्रिया है आपके सामने A प्लस बी, एक अभिक्रिया है A प्लस बी और कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ये कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाली है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन रहने वाली है आपकी A की सांद्रता इनटू B की सांद्रता। क्लियर है? और आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, ये स्मॉल k है भाई, एक कांस्टेंट आ जाता है K और A की सांद्रता और B की सांद्रता ऐसे ही रहेगी। तो यहां पर ये जो है K कांस्टेंट, इसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं भाई? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक नाम से इसे पुकारते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। अब परिभाषित कैसे करेंगे इसे? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या आप अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू के ए की सांद्रता इनटू बी की सांद्रता, ऐसे कह सकते हैं। अगर इन दोनों को एकांक मान लिया जाए, यानी कि ए और बी 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, क्योंकि मोलरता लिख रहे थे तो मोल प्रति लीटर मात्रक होगा। यदि कितना हो जाए 1, तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो के बराबर हो जाएगी। तो आप इसी से परिभाषा बना सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाने पर, अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाने पर अभिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पर, T को कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो क्लियर हो गए? स्थिर ताप पर अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाने पर अभिक्रिया की दर को ही उसका वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है? अब इसी से संबंधित एक और होता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक क्या होता है ये भी आप समझे भाई। साम्य स्थिरांक क्या होता है? तो इससे तो वैसे भी पता चल रहा होगा, स्थिरांक ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और स्थिरांक जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में, यानी कि अब एरो वाली नहीं ले सकते, अब हमें रिवर्सिबल वाली रिएक्शन लेनी है। क्लियर है? तो एक अभिक्रिया हमने ली, आप ध्यान से समझें इन बातों को। देखो एक अभिक्रिया हम उत्क्रमणीय ले रहे हैं, ये अभिक्रिया है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, ये अभिकारक और उत्पाद।
और हम जानते हैं भाई ये दो अभिक्रिया होंगी, A+B C+D, दो ही अभिक्रिया, तो ये अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया सबसे शुरू में हमने यही बताया। और इसी में एक रिएक्शन होगी A+B, ये उल्टा एरो होगा C+D, और ये पश्च या फिर विपरीत अभिक्रिया लिख सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसे, विपरीत अभिक्रिया। तो इसमें दो अभिक्रिया होंगी भाई। अगर इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया जाए तो क्या होगा भाई, ये जो अग्र अभिक्रिया की दर है, अग्र अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती, इसके लिए अभिकारक यही तो होंगे, तो A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, यही होगा। तो अग्र अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो कांस्टेंट, चूंकि ये अग्र अभिक्रिया है तो वेग स्थिरांक भी अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो F लिख देते हैं इसके वेग, यानी कि वेग कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और A ऐसे ही आ जाएगा और B ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है भाई। और इसके लिए देखते हैं, देखो इसके लिए विपरीत अभिक्रिया की दर, विपरीत अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल होगी, विपरीत अभिक्रिया के लिए अभिकारक ये होंगे C और D, तो C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता ये कहलाएगी, और विपरीत अभिक्रिया की दर किसके बराबर आ जाएगी, इसका वेग स्थिरांक इंटू C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। चूंकि ये विपरीत अभिक्रिया है तो इसीलिए इसके बेस में हमने लिख दिया B, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास अग्र अभिक्रिया की दर आ गई और विपरीत अभिक्रिया की दर आ गई। अगर ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, किसमें है भाई, साम्य अवस्था में, हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो कभी ना कभी इसमें साम्य अवस्था होगी। तो साम्य अवस्था क्या होती है, जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर, उसी को तो साम्य अवस्था कहते हैं, अभी शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर को बराबर रख सकते हैं या नहीं, ये बताओ, रख सकते हैं भाई। तो अग्र अभिक्रिया की दर क्या है, KF A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, और ये क्या है भाई, इज इक्वल टू KB C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता, C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। तो ये होता क्या है भाई, आप समझे, देखो जो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसे इधर ले आते हैं, देखो KB, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये बटे में पहुंच जाएगा, C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, और इसी को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, इसी को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। अब आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना लें कि अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। नहीं तो दूसरी तरह से डेफिनेशन, जो उत्पाद की सांद्रताओं के गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रताओं के, पूरी अभिक्रिया के लिए उत्पाद ये हैं, अभिकारक ये हैं, तो उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल और अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो अब तक के क्वेश्चन थे वो इन्हीं चीजों पर बेस हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं आया है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं साथ साथ आपको करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और हर एक फ्रेंड को शेयर जरूर करें भाई, ताकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं स्पेसिफिक जिसका लाभ हर किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो आप हर किसी स्टूडेंट को ये शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह के नए नए और स्पेसिफिक और इंपोर्टेंट टॉपिक जो सिलेक्शन दिलाने में कारगर साबित होते हैं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।